Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. This is R.S. Sharma Ancient Indian History published by Oxford. ये होगा हमारा चैप्टर 18 द मौर्य एज। इससे पहले ऑलरेडी हम चैप्टर 17 तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे प्लेलिस्ट के लिंक में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम आगे चल के पूरा मौर्य एज, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उनकी दी हुई जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर तो चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्य एज ऐसी है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली अशोक से रिलेटेड। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 18 द मौर्य एज। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी हम इस बुक को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो मौर्य डायनेस्टी थी उसके जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो किसी बहुत बड़े कोई हम कहेंगे किसी बहुत ही अमीर फैमिली से या कोई रिच फैमिली से वो बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ही वॉज बॉर्न ऑफ मुरा, अ शूद्र वुमेन इन द कोर्ट ऑफ नंदास। देखिए, जो मौर्य थे उनसे पहले जो रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी वो नंद डायनेस्टी थी। नंद डायनेस्टी को ही ख़त्म करके जो मौर्य डायनेस्टी है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो जो ब्राह्मण्स हैं, जो ब्राह्मण के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनको एक शूद्र जो वुमेन थी, जो नंद है उनके कोर्ट में काम करती थी, ये उन्हीं के पुत्र थे। तो इनको शूद्र कैटेगरी से माना गया है। जो अर्लियर हमारे जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वो ये बताते हैं कि मौर्यस एज द रूलिंग क्लैन ऑफ लिटिल रिपब्लिक ऑफ पीपलियाना इन द रीजन ऑफ गोरखपुर नियर द नेपाली तराई। वो कहते हैं जो नेपाल का जो एरिया है तराई वाला, गोरखपुर के आसपास का, वहाँ एक छोटी सी रिपब्लिक कम्युनिटी रहती थी। वहीं से जो मौर्याज है उनका ओरिजिन हुआ है, ऐसा बोलता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन क्या बोलता है कि ये नंद जब रूल कर रहा था तो उन्हीं के कोर्ट में एक शूद्र जो वुमेन थी ये उनके बेटे हैं। ठीक है, तो दोनों आप देखेंगे हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, तो दोनों को ही आपको आंसर अलग देखने के लिए मिलेगा। आगे देखते हैं। इन ऑल लाइकलीहुड चंद्रगुप्त वॉज अ मेंबर ऑफ दिस क्लैन। तो जो चंद्रगुप्त हैं वो किस क्लैन से बिलोंग करते हैं? मौर्यन से। ठीक है। ही टुक एडवांटेज ऑफ द नंद इन द लास्ट डेज ऑफ देयर रूल। शुरुआत में जो नंद डायनेस्टी थी वो बहुत पावरफुल थी, कोई इसको हरा नहीं सकता था। लेकिन लास्ट में जो रूलर्स आते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल बचते ही नहीं है कि वो उस डायनेस्टी को आगे तक बढ़ा पाए। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उनकी हेल्प करते हैं उनके जो टीचर होते हैं चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और चाणक्य की बहुत अच्छी जो पॉलिसीज़ थी उनको फॉलो करके जो चंद्रगुप्त होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। जो नंद है और जो नंद जो डायनेस्टी है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके अपनी मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया होगा कि इनसे पहले जो नंद डायनेस्टी थी उसका रूलिंग पीरियड चल रहा था, लेकिन नंद डायनेस्टी के लास्ट में जाके उनके पास इतने कैपेबल रूलर नहीं बचते हैं जो उस नंद डायनेस्टी को बचा सके। और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त हैं वो चाणक्य की मदद से इस नंद डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और जो मौर्य डायनेस्टी है उसको स्थापित कर देते हैं। ठीक है, जो चाणक्य है वो इसमें बहुत हेल्प करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उनके एनिमीज़ को हराने के लिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ने के लिए मिलती हैं। जो मुद्रा राक्षस है उसमें, जो मुद्राक्षस है जो लिखी है विशाखा दत्त ने, इसमें हमें बहुत ही अच्छे से डीपली अगर आपको जानना है ये किस तरह से जो चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त को बहुत साथ दिया उनके एनिमीज़ के को हराने में, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और ये बुक लिखी गई थी 9th सेंचुरी में। इन मॉडर्न टाइम्स सेवरल प्लेस हैव बीन बेस्ड ऑन इट। और बाद में इसी बुक के ऊपर बहुत सारे दूसरे प्ले बने हैं, तो आप चाहे तो उनको भी पढ़ सकते हैं। जस्टिन अ ग्रीक राइटर, ये क्या बोलते हैं कि जो चंद्रगुप्त हैं ओवर इन द होल ऑफ द इंडिया विद एन आर्मी ऑफ 6 लाख। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त हैं उनकी आर्मी कितनी थी उस समय इंडिया में, जो 6 लाख के आसपास। एंड दिस मे और मे नॉट बी ट्रू, बट चंद्रगुप्त लिबरेटेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम द सेलेकस हु रूल्ड ओवर द एरिया वेस्ट ऑफ द इंडस। अब देखिए, हो सकता है ये बात सच हो और हो सकता है ये बात पूरी तरह सच में ना हो, क्योंकि इसकी पूरी तरह से हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुटला सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त हैं उन्होंने अपना जो एरिया था पूरा, जो उनका किंगडम था वो पूरा लिबरेट किया हुआ था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेके पूरा आगे तक। अगर आप जाओगे इंडस वाले एरिया तक देखोगे तो वो सारा उन्हीं का एरिया था। इन द वॉर विद द ग्रीक वाइस रॉय चंद्रगुप्त सीम टू हैव इमर्स्ड विक्टेरियस। ठीक है, तो जब उनकी जो ग्रीक के जो वाइसरॉय होते हैं, जब उनका उनसे भी जो फाइट होती है तो वहाँ पर भी जो चंद्रगुप्त है वही जीत जाते हैं।
पीस वॉज कंक्लूडेड बिटवीन द टू, लेकिन बाद में एक पीसफुल ट्रीटी हो जाती है। एंड इन रिटर्न फॉर 500 एलिफेंट सेलेकस गिव हिम नॉट ओनली हिज डॉटर बट ऑल्सो ईस्टर्न अफगानिस्तान। उनके बीच में क्या ट्रीटी होती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो उसको 500 एलिफेंट देंगे, और उसके बदले जो सेलेकस है वो अपनी बेटी की शादी भी करवा देता है चंद्रगुप्त से, और साथ में उनको अफगानिस्तान भी एज अ डावरी उनको गिफ्ट दे देता है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं इनके रिलेशन बन गए हैं। बलूचिस्तान द एरिया वेस्ट ऑफ द इंडस, ठीक है, तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, और अपनी बेटी की शादी उनसे करवा देता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और उनके साथ जो मैट्रिमोनियल अलायंस हम बोल सकते हैं उसको स्टैब्लिश कर लेता है। Chandragupta thus built up a vast empire which included not only Bihar and a substantial part of the Odisha, Bengal। अब वो उसकी जो एम्पायर थी वो दिन पर दिन इतनी बड़ी होती जा रही थी, उस टाइम वो इतनी बड़ी बना लेता है कि ना केवल उसमें बिहार बल्कि जो उड़ीसा का, बंगाल का पार्ट होता है, पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया होता है, डेक्कन तक, अब वो सारा एरिया मौर्य डायनेस्टी का हो चुका होता है। और ये सब हम किसके टाइम की बात कर रहे हैं, जब चंद्रगुप्त का रूल चल रहा था। Aside from Kerala, Tamil Nadu, and the part of the northeastern India, Maurya ruled over virtually the entire subcontinent। आप देखेंगे ना केवल सिर्फ आगे चल के सिर्फ वो बंगाल तक या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक कन्फाइंड था, बल्कि आगे चल के केरला, तमिलनाडु, वहाँ जो बॉर्डर लाइन तक जो एरिया था वहाँ तक भी किसका रूल हो चुका था, पूरे एंटायर सब कॉन्टिनेंट पे मौर्यास का रूल हो चुका था। कि मतलब कहीं तो उनका डायरेक्टली कंट्रोल है, और अगर वो साउथ में उनका बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है तो वहाँ पर उन्होंने अपने लोग बैठाए हुए थे। In the northwest, they held sway over certain areas that did not even form part of the British Empire. The Mauryas also conquered the Republic of Sangh, which कौटिल्य कंसिडर्ड ऑब्स्टेकल टू ग्रोथ ऑफ द एम्पायर। देखिए कुछ एरिया ऐसे थे जब ब्रिटिशर्स का रूल आता है वो भी उस एरिया को कॉन्क्वायर नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ मौर्याज ने उस एरिया को भी कॉन्क्वायर करके रखा था उस समय। कुछ रिपब्लिक्स को भी कॉन्क्वायर किया हुआ था जिन्हें उस समय संघ बोलते थे। और कौटिल्य की जो रणनीति थी वो इतनी अच्छी होती थी कि वो जो भी कोई मुसीबत आती थी उसकी ग्रोथ को वहीं के वहीं रोक दिया करते थे। चाणक्य, वो जो चंद्रगुप्त थे, वो हमेशा कौटिल्य की मदद से वो ज़्यादातर सारी जो बैटल्स होती थी उनको जीत जाते थे। अब देखते हैं इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की बात। जो मौर्यास थे उनका अपना एक बहुत बड़ा इलाबोरेट सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। आप खुद देखिए इतनी बड़ी जो एरिया है वो उन्होंने जीत रखी है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बड़ा ही उन्हें चलाना पड़ेगा। अगर आप इस बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप जो मेगास्थनीज का अकाउंट है, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है आप उसको पढ़ सकते हैं। जो मेगास्थनीज थे ये कौन थे, ये ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्हें सेलेकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है, सेलेकस वही है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी है, चंद्रगुप्त से कर दी है। तो यहाँ पर वो मेगास्थनीज को भेजते हैं कि जाओ और चंद्रगुप्त मौर्य की जो कोर्ट है वहाँ पर रहकर आओ और भारत के बारे में कुछ जानकर आओ। तो ये कहाँ पर रहते थे, मौर्य कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, एंड रॉट एन अकाउंट नॉट ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र बट ऑल्सो ऑफ द मौर्यन एम्पायर एज अ होल। तो जब ये मेगास्थनीज या भारत में आते हैं तो उस समय जो मौर्य की जो कैपिटल सिटी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ पर रहकर जाते हैं, और ना केवल सिर्फ पाटलिपुत्र में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है उस बारे में लिखते हैं, बल्कि पूरे भारत के बारे में जहाँ पर भी मौर्यन का रूल था और मौर्यन के जो एम्पायर के अंदर इंक्लूड होता था उस सभी चीज़ों के बारे में ये लिखे जाते हैं। जो मेगास्थनीज का अकाउंट है डज नॉट सर्वाइव इन फुल, बट कोटेशन फ्रॉम इट अकर इन अ वर्क ऑफ सेवरल कॉन्स्टिक्वेंट ग्रीक राइटर। तो देखिए अभी पूरी तरह से जो मेगास्थनीज का अकाउंट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो खो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी कुछ कोटेशन ऐसी हैं जो आपको जो दूसरे ग्रीक राइटर हैं उनकी फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। These fragments have been collected and published in the form of book entitled Indica। तो आपके उस बुक के जो मेगास्थनीज ने जो लिखा था उसके जो कुछ फ्रेगमेंट्स, कुछ कलेक्शन आपको जो दूसरी बुक है इंडिका उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें सेम वही चीज़ें बता रखी हैं कि मौर्य के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी। मेगास्थनीज अकाउंट कैन बी सप्लीमेंटेड बाय द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो मेगास्थनीज का जो अकाउंट है उसकी भी कहीं ना कहीं वो कहाँ से लिखा है उन्होंने, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र वॉज अ फाइनली कंपाइल्ड फ्यू सेंचुरी आफ्टर मॉडर्न रूल। जो अर्थशास्त्र है उसको फाइनली जब कंपाइल किया गया था वो मॉडर्न रूल के कुछ साल बाद किया गया था। एंड सम ऑफ इट्स बुक कंटेन मटीरियल डेट प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बुक को ऐसा माना जाता है कि अगर आपको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटिक जो इंफॉर्मेशन चाहिए मौर्य के बारे में या उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो यही एक बुक है जो बिल्कुल एकदम आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देगी।
These two sources enable us to draw a picture of administrative system of चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आप या तो मेगास्थनीज के अकाउंट पर रिलाई कर सकते हैं या फिर अर्थशास्त्र, ये दोनों ही चीज़ें आपको उस समय की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताती हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम पे कि ये सब जो इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा रहा होगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक ऑटोक्रेट थे हु कंसंट्रेटेड ऑल पावर इन हिज हैंड, जो सारी पावर को अपने हाथों में रखते थे। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि धीरे धीरे मौर्य के टाइम तक आते आते जो रिपब्लिक था वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि सारा एरिया तो इन्होंने जीत लिया था और ये ऑटोक्रेसी में बिलीव करते थे। इफ़ वी आर टू बिलीव अ स्टेटमेंट इन अर्थशास्त्र, द किंग हैड सेट अ हाई आइडियल। और जिस बुक को वो फॉलो करते थे, जब चाणक्य की बातों को मानते थे और चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था, तो उसमें भी ये लिखा हुआ था कि जो किंग है वही सबसे ज़्यादा हाई आइडियल पर्सन होता है किसी भी किंगडम में। He started that in the happiness of his subject lay his happiness and their trouble lay his troubles, and we do not however know how far the king accepted up to these ideas। तो मतलब जो भी उस अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं, अभी भी कहा जाता है कि अगर किसी देश को कैसे चलाना है तो आप अर्थशास्त्र को पढ़ के, वो जो बुक है जो बेसिकली एक पॉलिटी की हम बुक कहेंगे ऐसे, क्योंकि उसमें यही बताया हुआ है कि किस तरह से आपको एक देश को लेके चलना है, तो आप उससे बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं और चंद्रगुप्त ने वही उस बुक को फॉलो किया। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस, जो किंग था उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाई जाती थी। ठीक है, और उस काउंसिल के मेंबर होते थे वो काफ़ी ज़्यादा एकदम होशियार और स्मार्ट लोग होते थे। देयर इज़ नथिंग टू शो दैट देयर एडवाइस वॉज बाइंडिंग ऑन हिम। और भले ही उस काउंसिल में बहुत ही काबिल लोग होते थे, लेकिन उनकी जो एडवाइस थी वो ऐसा नहीं था कि किंग को माननी ही माननी है, वो उसकी मर्ज़ी है, अगर उसको अच्छी लगती है वो मान सकता है, उस पर कुछ भी बाइंडिंग नहीं था। हायर ऑफिसर्स वॉज चूजन फ्रॉम अमंग द काउंसलर। ठीक है, और जो हायर ऑफिसर्स थे उनको उन्हीं काउंसलिंग में से चूज़ किया जाता था। जो एम्पायर है उसको प्रोविंस में, छोटी छोटी प्रोविंस में डिवाइड किया हुआ था, और हर प्रोविंस में जो प्रिंस होते हैं उनको बैठाया हुआ था। और जो प्रिंस है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो उस रॉयल डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। मतलब जो मौर्य डायनेस्टी के जो रॉयल प्रिंसेस होते हैं वो वही होते थे जो उन प्रोविंस में बैठा दिए जाते थे। अब उन प्रोविंस को भी आगे चल के और स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया हुआ था। एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसे अभी भी हमारा एक गांव होता है, एक शहर होता है, ऐसे तब भी होता था, और दोनों ही जगह जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको बहुत ही अच्छे से उस समय बता रखा था कि गांव में जो रूरल है और जो अर्बन है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ऐसे होने चाहिए। Excavation showed that a large number of towns relate to modern times. पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, जो मौर्य के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ में काउंट होती थी। मेगास्थनीज स्टेट दैट न्यूमरस सिटीज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया, बट ही कंसिडर्ड पाटलिपुत्र टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है वैसे तो और भी दूसरी सिटीज़ थी जो इंपॉर्टेंट थी और इंडिया में उस समय एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिटी की, तो वो कौन सी थी, वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, ही कॉल इट पालीभोत्रा। ठीक है, और इसको इस नाम से भी बोलते थे। द ग्रीक टर्म मीन्स अ सिटी विद गेट, और ग्रीक में इसका मतलब क्या होता था, अ सिटी विद गेट। ठीक है, यहाँ इंडिया में तो पाटलिपुत्र बोलते थे, लेकिन ये ग्रीक ने क्या नाम दिया था उसको, पालीभोत्रा, और इसका मतलब क्या होता था, अ सिटी विद गेट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम पाटलिपुत्र वॉज बाउंडेड बाय अ डीप डिच एंड वुडन वॉल क्राउन विद 570 टॉवर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सारी बातें कौन बता रहा था, जो ग्रीक थे उनके अकॉर्डिंग। और ग्रीक से कौन आया था, मेगास्थनीस आया था यहाँ पर पूरा चेक करने के लिए कि मौर्य में किस तरह से रूल होता है, कैसे इनके हाउसेज होते हैं, कैसे पैलेस होते हैं, तो वही लिखिएगा ये सब चीज़ें। तो उसने बताया कि जो पाटलिपुत्र है वो जो पूरी जो सिटी थी उसके बाहर क्या था, एक डीप डिच खोदी हुई थी कि अगर बाहर से कोई अटैक करता है तो वो उसको, उस खाई को, जो डीप डिच है उसको पार ना कर पाए। और फिर बहुत बड़ी वुडन वॉल थी, और कम से कम 570 टॉवर्स लगे हुए थे, 64 गेट्स थे। तो मतलब बहुत ही अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करके बनाया गया था, यही सोच के कि अगर बाई चांस कभी कोई बाहर से अटैक करता है तो वो ईजिली अटैक ना कर पाए, या ईजिली उस पैलेस के अंदर या सिटी के अंदर ना आ पाए। द डच टिम्बर पैलिसेड्स ऑल्सो वुडन हाउस हैव बीन फाउंड इन एक्सकेवेशन। ठीक है, तो खुदाई करने के टाइम पे ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली हैं, तो उसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इस तरह से उन चीज़ों को बनाया होगा। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस पाटलिपुत्र वॉज 9.33 माइल्स लॉन्ग एंड 1.75 माइल्स ब्रॉड। तो मेगास्थनीस के अकॉर्डिंग जो पाटलिपुत्र था ये बता रखा है कि वो 9.33 माइल्स लॉन्ग था और 1.75 माइल्स वो ब्रॉड था।
This size tallies with that of the Patna even today because Patna is all land with a little breadth. तो अगर हम इस साइज़ को देखें तो आज के पटना से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. Given this conformity, it is possible to trust Megasthenes utter statement. और ये चीज़ जब सच निकलती है, बिल्कुल पटना बिल्कुल वही चीज़ शो करता है जो उस समय पाटलिपुत्र शो करती थी, तो हम बिलीव कर सकते हैं मेगास्थनीज की स्टेटमेंट पे कि उन्होंने सही लिखा. द ग्रीक एम्बेसडर ऑल्सो रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मौर्यास. तो जो ग्रीक एम्बेसडर हैं उन्होंने पाटलिपुत्र में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था और वो कैपिटल सिटी हुआ करती थी मौर्यास की, ये भी बताया है. और ये कहा है कि जो वो सिटी थी उसको चलाने के लिए उसमें 6 कमेटीज़ थी और हर कमेटी में कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे. और जो ये कमेटी थी वॉज इंटरेस्टेड विद सैनिटेशन, केयर ऑफ फॉरनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ. तो मतलब हर जो कमेटी है उसका काम बता रखा था कि आप सैनिटेशन को देखेंगे, दूसरे को बता रखा था कि आप जो फॉरनर्स हैं उनकी केयर देखेंगे, और एक जो बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में पता लगाएगा, एक वेट और मेज़र का रेगुलेशन, और ऐसे ही बाकी होगी उनके अपने खुद के जो फंक्शन थे वो बता रखे थे. Various type of weight and belonging to the Mauryan times have been found in several places in Bihar. ठीक है, और बहुत सारी तरह की आपको चीज़ें मिल जाएंगी मौर्य टाइम की जो आपको अलग अलग जगह से मिल जाएंगी. कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मेंटेन अबाउट 2 डजन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. ठीक है, तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए 2 डजन डिपार्टमेंट होने चाहिए थे स्टेट में जो उस समय की सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकें. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ चंद्रगुप्त एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इट मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूज आर्मी. सबसे बड़ा काम क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया. ऑब्वियसली बात है कि उसकी आर्मी बहुत अच्छी होगी. अब उसकी आर्मी को अच्छा करने के लिए उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे एक जो स्ट्राइकिंग फीचर था अगर आप इनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में देखते हो तो वो देखते हो इनकी आर्मी को मेंटेन करने का. एक रोमन राइटर है जो पिलनी है, वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मेंटेन 6 लाख फुट सोल्जर. इतने फुट सोल्जर थे उनके पास, ठीक है, जो पैदल सैनिक होते हैं. 30,000 कैवलरी मैन थे और 9,000 एलिफेंट थे. तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी. एंड अनदर सोर्स टेलस मौर्य मेंटेन्स 8,000 चैरियट. ठीक है, और इतने उनके पास चैरियट थे. इन एडिशन टू दिस इट अपील डेट मौर्याज ऑल्सो मेंटेन अ नेवी. और कुछ आपको चीज़ें ऐसी भी उस समय की मिलेगी देखने के लिए जो ये कहती हैं कि मौर्याज ना केवल सिर्फ ऐसी आर्मी मेंटेन करके रखते थे बल्कि उनकी अपनी खुद की नेवी भी होती थी. The administration of the armed forces, according to Megasthenes, was carried on by a board of 30 officers divided into 6 committees, and each committee consists of 5 members. जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पर 6 कमेटी की बात की गई है. ठीक है, और उसमें 35 ऑफिसर्स थे जिनको 5-5 मेंबर करके 6 कमेटी में बांट दिया गया था. It seems that each of the 6 wing of the armed forces, the army, cavalry, elephant, chariot, navy, the transport was assigned to the care of separate committee. और हर कमेटी को इस तरह बनाया जाता था कि उसमें कुछ कैवलरी होती थी, कुछ एलिफेंट होते थे, कुछ चैरियट होते थे, कुछ नेवी भी होती थी, है ना, कुछ आर्मी होती थी. तो मतलब एक कमेटी के अंदर उसमें ये जो भी मैंने आपको बताया सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर दिया जाता था. द मौर्यास मिलिट्री स्टैंडर्ड वॉज ऑलमोस्ट 3 टाइम डेट ऑफ द नंदास. तो वैसे तो जो नंद थे उनकी आर्मी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अगर हम बात करें मौर्यास की तो मौर्यास की आर्मी नंद की आर्मी से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. दिस वॉज अपेरेंटली बिकॉज ऑफ मच लार्जर एम्पायर एंड दस फार ग्रेटर रिसोर्सेज. क्योंकि इनका एम्पायर भी बड़ा था और उसी वजह से इनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज भी अवेलेबल थी. चंद्रगुप्त मौर्य मैनेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ सच ह्यूज आर्मी. अब लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मैनेज कैसे करते थे इन सब खर्चों को, इतनी बड़ी आर्मी को संभालने के लिए खर्चे भी तो होंगे. तो वो रिलाय करते थे अर्थशास्त्र पर जो कौटिल्य ने लिखी थी, और उसमें ये भी लिखा था कि स्टेट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको कैसे कंट्रोल करना है हमें. तो अ स्टेट ब्रॉट न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन विद द एड ऑफ कल्टीवेटर्स एंड शूद्र लेबर. तो वही था, वो ज़्यादा कल्टीवेशन पे कराते थे लैंड के ऊपर, और ये करने वाले कौन होते थे, जो शूद्र लेबर वगैरह हैं उनकी मदद करते थे कि ठीक है आप खेती बाड़ी जितना हो सके उतना अच्छे से करो. द वर्जन लैंड डेट वॉज ओपन टू कल्टिवेशन yielded हैंडसम इनकम टू द स्टेट इन अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द न्यूली सेटल्ड पीसेंट. देखिए कुछ जो लैंड बहुत अच्छी होती थी, जहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती थी, वहाँ से उतना ही अच्छा उससे एक अच्छा इनकम जनरेट हो जाती थी और उसी हिसाब से फिर उससे रेवेन्यू लिया जाता था. ठीक है, इट अपीयर्स दैट टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट वरीड फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. जो टैक्स था उस समय वो वरी करता था कि किसी भी पीजेंट के पास लैंड कैसी है और उस लैंड से उसको कैसा प्रोड्यूस आ रहा है. ये नहीं है कि किसी की तो 2 जनों के पास लैंड है और एक की पे तो बहुत अच्छी खेती हो रही है और दूसरे की पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है. अब जिस पर
जिसकी कल्टीवेशन मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई तो उसका प्रोड्यूस कहाँ से आएगा? जब एग्रीकल्चर अच्छा ही नहीं हुआ है तो प्रोड्यूस कहाँ से आएगा? तो अब आप उससे भी उतना ही टैक्स लोगे। और जिसका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, आप उससे भी उतना ही टैक्स ले रहे हो, तो वो तो दे सकता है, लेकिन जिसका प्रोडक्शन अच्छा ही नहीं हुआ वो कहाँ से देगा? तो इसलिए वरी करता था प्रोड्यूस के ऊपर कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसी हिसाब से फिर टैक्स लिया जाता था। दोज हु वर प्रोवाइडेड विद इरीगेशन फैसिलिटी बाय द स्टेट हैड टू पे फॉर इट। यहाँ तक कि वो अपने जो पीजेंट होते थे उनको वो इरीगेशन फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड करते थे, लेकिन उसके लिए जो पीजेंट होते हैं उनको अलग से स्टेट को पे करना होता था। In addition, in time of emergency, peasants were compelled to raise more crops. Toll were levied on commodities brought to town for a sale. तो अब यहाँ पर अगर किसी इमरजेंसी के टाइम पे जो पीजेंट थे वो क्या करते थे, अपनी जो क्रॉप्स वगैरह है ठीक है उनको रेज कर दिया करते थे, उनकी जो हम कह सकते हैं कि प्राइस वगैरह। और यहाँ तक कि अगर उन्हें अपनी कमोडिटीज़ को बेचना है, बाहर लेके जाना, तो उसके लिए उन पर ना एक तरह का जो टोल होता है वो भी लगता था। कि अगर आपको यहाँ से सिटी से बाहर जाना है तो आपको पहले, जैसे हमारा अब भी लगता है ना टोल टैक्स लगता है, उसी तरह से। मोर ओवर द स्टेट इंजॉयड अ मोनोपोली इन माइनिंग। जो स्टेट है उसकी अपनी खुद की मोनोपोली होती थी माइनिंग के ऊपर। सेल ऑफ लिक्वर और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, ठीक है, तो ये शराब हो गई, आर्म्स हो गए, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट की मोनोपोली होती थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी वहाँ जाके करना शुरू कर देगा। दिस नेचुरली ब्रॉट वास्ट रिसोर्सेज टू द रॉयल। अब देखिए होता क्या था, अब जिन चीज़ों पे जो स्टेट है उसका डायरेक्ट कंट्रोल है, उसकी मोनोपोली है, तो वहाँ से तो जितना भी रिवेन्यू या जितनी भी इनकम हो रही है वो सीधा किसके पास जाएगी? वो जो रॉयल जो खजाना होता था, जो जिस पे सिर्फ जो किंग है उसका हक होता था, तो वहाँ पर जाती थी। तो यहाँ पर उनकी अच्छी खासी इन सब चीज़ों से उनकी जो रिवेन्यू है या फिर उनकी जो इनकम है वो बहुत अच्छी हो जाती थी। Chandragupta thus established a well-organized administrative system and give it sound फिनेंशियल बेस। तो इसी तरह से जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको बनाया, उसको इस्टेब्लिश किया, और एक अच्छा जो फाइनेंशियल जो बेस होता है वो भी उनका हमेशा बना रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। अब हम लेक्चर के इस चैप्टर के पार्ट 2 में मिलेंगे, वरना तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊँगी। तो इसको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।